दिस मच डिले और आप लोगों को वेट करना पड़ा, उसके लिए मैं अपने सभी लोगों से, अपने सब्सक्राइबर्स से, फॉलोअर्स से माफ़ी मांगता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से हम अपने जो क्लीनिंग वैलिडेशन पे सीरीज चल रही थी उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, एंड फॉर आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 4 months हम लोग वापस आए हैं। तो अब इस वीडियो में एक बार हम लोग ये क्विक रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में क्या समझा है। तो क्लीनिंग वैलिडेशन में हमने सबसे पहले समझा उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ द क्लीनिंग वैलिडेशन मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि जो हमारा क्लीनिंग मेथोडोलॉजी है वो हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्टेबल लिमिट तक क्लीन करने के लिए कैपेबल है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, ऑन रिप्रोड्यूसिबल बेसिस एंड कंसिस्टेंटली ये अपना काम कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारा क्लीनिंग मेथड है फॉर एनी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट के रेजिड्यूज को एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक रिड्यूस कर सकता है। फिर से एक एक्सेप्टेबल लिमिट तक रिड्यूस कर सकता है, कंप्लीटली कभी भी इरेडिकेट नहीं कर सकता है, वो चाहे माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हो या केमिकल कॉन्टामिनेशन हो। कॉन्टामिनेशन अपने पास ये दो तरीके से हैं, एक फिजिकल भी होता है लेकिन फिजिकल का क्लीनिंग वैलिडेशन में कवर नहीं होता। अब उसमें सबसे पहले अपने पास क्या डेफिनेशन आती है, प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। अपने इक्विपमेंट्स के ऐसे दो एरिया होते हैं, एक होता है प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, एक प्रोडक्ट नॉन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया। मतलब जैसे आप एक बाउल को कंसिडर करिए, तो बाउल के अंदर हमने कोई मटेरियल को रखा है, तो वो उस इंटरनल जो एरिया है वो उसका प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है, जबकि जो उसकी एक्सटर्नल सरफेस है वो नॉन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है। यहाँ पे जब भी हम क्लीनिंग वैलिडेशन की बात करते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया की बात करी जाती है, नॉन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया की बात नहीं करी जाती है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस अवेलेबल हैं जहाँ पे हम नॉन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को भी कवर करते हैं। देन देयर इज ए इक्विपमेंट ट्रेन एंड इक्विपमेंट मैट्रिक्स। इक्विपमेंट ट्रेन का क्या मतलब है कि मेरे पास इन माय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कौन कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। जैसे आरएमजी है, आरएमजी पता चला मेरे पास 4 आरएमजी हैं, चारों की अलग अलग सरफेस एरिया है। ऐसे ही मेरे पास ब्लेंडर है, ब्लेंडर मेरे पास पता चल रहा है मैन्युफैक्चरिंग एरिया में 8-10 हैं, सबके अलग अलग सरफेस एरिया हैं, या हो सकता है सबका एक हो, बट क्लीनिंग प्रोसीजर सेम होना चाहिए, तब वो एक इक्विपमेंट ट्रेन में कवर होते हैं। ऐसे ही फिर आता है इक्विपमेंट मैट्रिक्स। इक्विपमेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए मेरे कौन कौन से इक्विपमेंट्स एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कोई एक प्रोडक्ट है ए, वो मेरा डिस्पेंसिंग होता है, देन शिफ्टिंग होता है, देन उसकी वेट मिक्सिंग, ड्राई मिक्सिंग एंड वेट मिक्सिंग जिसे हम ग्रेनुलेशन कहते हैं, देन वो एफबीडी में जाके ड्राई होता है, देन एफबीडी से निकल के मल्टी मिल से वो मिल होता है, देन हम उसकी ब्लेंडिंग करते हैं, देन कंप्रेशन करते हैं, देन कोटिंग करते हैं, एंड देन हम उसको पैक करते हैं। ये हो गया उसके इक्विपमेंट मैट्रिक्स। ऐसे ही हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हों जिसमें कि कोई एक स्टेज यूज ना होता हो। जैसे टैबलेट की केस में एक बेसिक एग्जांपल है कि कंप्रेस टैबलेट कोटेड भी होती है, अनकोटेड भी होती है। तो कोटेड टैबलेट्स की इक्विपमेंट मैट्रिक्स अलग बनेगी, अनकोटेड की इक्विपमेंट मैट्रिक्स अलग बनेगी, क्योंकि दोनों के केस में सरफेस एरिया अलग हो जाता है। देन आता है मेरे पास एक प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो एक इक्विपमेंट ट्रेन या एक इक्विपमेंट मैट्रिक्स पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि डिस्पेंसिंग हुई, देन शिफ्टिंग हुई, देन ग्रेनुलेशन हुआ, देन ड्राई हुआ, देन मल्टी मिल हुआ, देन ब्लेंडिंग हुआ, देर आफ्टर कंप्रेस हुआ, देन कोटिंग हुई, देन पैक हुआ। अब पैकिंग में भी ब्लिस्टर पैक हुआ या फिर स्टर पैक हुआ। तो मुझे ये अलग अलग इक्विपमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट के अलग अलग मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। ओरल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे पास जो आता है मल्टीपल प्रोडक्ट मैट्रिक्स का होना होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इतने इक्विपमेंट्स हैं या इतने स्टेजेस हैं कि हम कई बार कुछ प्रोडक्ट्स में कोई किसी स्टेज को बाईपास करते हैं या उसको यूज नहीं करते, और कुछ स्टेज में कुछ प्रोडक्ट्स में हम सभी स्टेजेस को कवर करते हैं।
तो मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट मैट्रिक्स बन सकते हैं। ये चीज़ अपना लिक्विड्स में या ऑइंटमेंट्स में कम होता है। देन एक आता है अपने पास MAR, मैक्सिमम अलाउएबल रेजिड्यू। किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम अलाउएबल रेजिड्यू जो नेक्स्ट प्रोडक्ट में जा सकता है, एक्सेप्टेबल है, वो क्या है? वो होता है MAR, मतलब मैक्सिमम केमिकल कंटामिनेशन ड्यू टू प्रीवियस प्रोडक्ट टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो गो अहेड हो सकता है। उसके बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम वहाँ पे MAR की बात करते हैं, मैक्सिमम अलाउएबल रेजिड्यू। ये पूरे इक्विपमेंट की ट्रेन की बात होती है। देन मैक्सिमम एक्सेप्टेबल कैरी ओवर, मतलब जो मैंने स्वैब लिया, जो मैंने सैम्पलिंग करी, उसमें जो मेरा कैरी ओवर ऑब्जर्वेशन आती है उसको हम कहते हैं कि ये हमारा वो है। ये मतलब ये है पर स्पेसिफिक यूनिट ऑफ द सरफेस एरिया। जैसे मैंने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा इक्विपमेंट ट्रेन है, इक्विपमेंट ट्रेन की सरफेस एरिया है, तो पर यूनिट सरफेस एरिया में मेरे पास मैक्सिमम कितना कंटामिनेशन आ सकता है, इट इज कॉल्ड मैक्सिमम अलाउएबल कैरी ओवर। देन अपने पास आते हैं एनालिटिकल मेथड्स। सबसे पहले एनालिसिस हमारे पास तीन तरीके से होते हैं, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एक प्रोडक्ट नॉन स्पेसिफिक, देन माइक्रो। माइक्रो को भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रोडक्ट नॉन स्पेसिफिक एनालिसिस में आता है, इवैल्यूएशन में आता है। उसी हिसाब से मेरे पास सैम्पलिंग भी दो तरीके से होती है, एक होता है स्वैब सैंपल, एक होता है रिंस सैंपल। स्वैब सैंपल का मतलब क्या है कि मैंने एक स्पेसिफिक सरफेस एरिया के पार्ट को 5x5 या 10x10 ये एज पर योर SOP कवर होती है। मोस्ट एक्सेप्टेबल या मोस्ट रेशनलाइज्ड जो है वो 5x5 है, क्योंकि 10x10 का सरफेस एरिया कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको कहीं से कवर ही नहीं कर पाते हैं। जैसे डाई या पंच के हिसाब केस में आप 10x10 का एरिया नहीं कवर कर पाएंगे, या पाइप्स के केस में आप 10x10 का एरिया नहीं कवर कर पाएंगे, लेकिन 5x5 का एरिया आप कवर कर लेते हैं। अब इसके केस में स्वैब में क्या है, एक बार हम वर्टिकल स्वैबिंग करेंगे, देन एक बार हम हॉरिजॉन्टल स्वैबिंग करेंगे। इसमें हमारे पास एक स्टिक होती है जिसके आगे कॉटन बड या फिर नायलॉन फाइबर का एक कवर होता है, जिसके थ्रू हम लोग इसको स्वैबिंग करते हैं। स्वैबिंग का मतलब है कि फोर्सिबली हम लोग वहां से कंटामिनेशन को ऊज आउट करते हैं, एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं। इसमें हम लोग जो मीडिया लेते हैं, इट इज द सॉल्वेंट मीडिया इन विच माई रेजिड्यू इज soluble, freely soluble। जैसे इथेनॉल हो सकता है, मिथेनॉल हो सकता है, या बफर हो सकता है कोई, हम लोग उसमें यूज करते हैं। देन ये होता है मेरे केमिकल के लिए। सिमिलरली माइक्रो के लिए भी स्वैब ली जाती है, तो माइक्रो के स्वैब में हम लोग या तो नॉर्मल सलाइन में लेते हैं, या कुछ एक केस में पेप्टोन मीडिया में लिया जा सकता है। बट आज की डेट में ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंट्री रिक्वायरमेंट्स हम लोग नॉर्मल सलाइन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि पेप्टोन के केस में क्या होता है कि वो एनिमल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट आउट होते हैं, तो कई बार वो पॉर्क से या बीफ से कवर होते हैं, तो वो जो है कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज के अगेंस्ट जाती है। तो वहाँ अगर हम उन मार्केट को सर्व कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली देन देयर इज ए रिंस सैंपल मेथड। रिंस सैंपल मेथड में क्या है कि हम लोगों ने पूरे इक्विपमेंट सरफेस पे कुछ अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट या वाटर स्प्रे किया, या हम लोग उसे थ्रू सम इक्विपमेंट या यूटेंसिल हम लोग उसे एक बार स्प्रे करते हैं, एंड देन उसको आउटलेट से हम लोग उसको सैंपल आउट करते हैं। इसमें इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए 1000 लीटर का मेरे पास वेसल है, मैंने उसमें 10 लीटर वाटर या फिर सॉल्वेंट डाला और उसमें से मैंने 100 ml सैंपल निकाल लिया। दिस वन इज मोर यूजफुल फॉर नॉन स्पेसिफिक एनालिसिस, जैसे पीएच की टेस्टिंग, कंडक्टिविटी की टेस्टिंग,
TOC की टेस्टिंग या फिर माइक्रो किट एनालिसिस। या ये किस केस में ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे मेरे पास नैरो पाइप्स हैं, अब पाइप का पता चला मेरे पास डाया ही 1 इंच का है या 2 इंच का है, तो मैं उसमें स्वैब ले ही नहीं पाता हूँ, तो मैं उसमें से रिंस इजीली ले सकता हूँ। स्वैब सैंपल का मेरे पास बेनिफिट क्या है कि क्योंकि एक छोटे सरफेस एरिया से है, इजीली मैं इसे ले सकता हूँ। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मान लीजिए मैंने एक जगह से ले लिया, एक स्पेसिफिक सरफेस पॉइंट से ले लिया, जैसे कंसिडर कर लीजिए ये मेरा एक कोई इक्विपमेंट का सरफेस एरिया है, तो मैंने यहाँ से स्वैब ले लिया, तो ये जो स्पेसिफिक स्वैब सैंपल है मेरे पूरे सरफेस को कवर नहीं करता, ना ही रिप्रेजेंट करता है। कई बार क्या होता है कि मैंने फ्लैट सरफेस से सैंपल लिया, स्वैब सैंपल, बट जो एजेज हैं वहाँ पे सैंपल हो ही नहीं पाता, उस केस में रिंस सैंपल मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन रिंस सैंपल के साथ क्या है कि क्योंकि इसमें कोई फोर्सिबली हम लोग एक्सट्रैक्ट आउट नहीं करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जो रेजिड्यू है वो सोल्यूबलाइज ना हो। दूसरा, इसका जो फाइनल रिंजिंग वॉल्यूम है वो भी वैलिडेट होना चाहिए, वो भी कहीं पे डिफाइन होना चाहिए। ये नहीं हो कि एक बार आपने उसमें 10 लीटर से रिंस आउट किया, एक बार आप उसमें 5 लीटर से रिंस आउट कर रहे हैं, और एक बार आप उसमें 100 लीटर से रिंस आउट कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक रिंस वॉल्यूम ही आप यूज कर सकते हैं। तो विद दिस हम लोग अपना जो अभी तक कैरी आउट कर रहे थे क्लेम वैलिडेशन को, अभी तक जो हम उसे समझ रहे थे, ये एक उसका क्विक रिकैप था। अब अगले एपिसोड से हम लोग फिर से अपने बैक टू मेन वीडियो आ जाएंगे। जैसे अभी तक हम जो लास्ट चल रहा था MAR पे हम लोग बात कर रहे थे, MAR टू 10 ppm क्राइटेरिया हम लोग समझ चुके थे, अब उसके आगे बढ़ेंगे। सो विद दिस आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो हम और आगे पहुँचेंगे, हमारी द इंडियन फार्मासिस्ट फैमिली और आगे पहुँच सकती है। सो विद दिस आई थैंक यू ऑल एंड राधे राधे।